हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी पीसीएस विद एमर। दोस्तों, हमने घटना चक्र का सीरीज स्टार्ट किया है, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं जनरल साइंस के क्वेश्चंस एंड उसके थोड़ी बहुत थ्योरी जोड़ी एंड की पॉइंट्स, जिसके कारण एक आपका जो है बेस क्रिएट होगा और आप समझ पाएंगे कि जो क्वेश्चंस आपको नए क्वेश्चंस आएंगे तो उसको टैकल कर पाएंगे एंड समझेंगे और क्वेश्चंस लगा लेंगे आपके माइंड में, तो आपको वो प्रैक्टिस भी हो जाएगा। एंड इस बुक में जो घटना चक्र में दिया हुआ है, ये क्या है, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है। तो ये देख पा रहे होंगे आपकी, ये क्या है, चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर है। तो इसमें जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस है यूपीएससी एंड जो डिफरेंट जो स्टेट पीसीएस है उनके क्वेश्चंस दिए होते हैं, तो उन सबको डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप न्यू हैं तो प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिलेंगे अलग अलग चैप्टर्स के, अभी जो हो चुके हैं। ये देख पा रहे होंगे कि ये 8 से 10 जो चैप्टर है अभी फ़िलहाल हो चुके हैं, तो आप उसमें विजिट करके सब चीज़ों को देख सकते हैं। और जो है देखने के बाद आप जो है उसको थोड़े बहुत नोट्स बना लेंगे, शॉर्ट नोट्स। जब आप रिवीजन करेंगे तो काफ़ी काम आएगा। जब आप दूसरी बार जो घटना चक्र लगाएंगे, क्योंकि आपको तो लगाना पड़ेगा, आप आज लगाओ घटना चक्र या फिर कल लगाओ या फिर परसों लगाओ, क्योंकि हर एक टॉपर लगाता है और ये बहुत नेसेसरी है, क्योंकि ये क्या है, प्रीवियस ईयर के से क्वेश्चन है वो है, तो उसको आपको लगाना ज़रूरी है। क्योंकि आप अगर यूपीएससी या फिर पीसीएस के एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो इसलिए आपको ये तो लगाना तो पड़ेगा। तो आप जब दूसरी बार जब रिवीजन करेंगे या फिर देखेंगे तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, और जो है आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं। और अभी फर्स्ट टाइम जितना आपको टाइम लग रहा होगा तो सेकंड टाइम उतना टाइम नहीं लगेगा, फिर थर्ड टाइम और भी इजी हो जाएगा। तो आप क्या है कि मैक्सिमम क्वेश्चन को क्या है इजीली सॉल्व कर पाएंगे। और जो है आपका अगर ये साइंस के क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो आपको अगर बीपीएससी जैसे एग्जाम्स है या फिर यूपीपीसीएस जो एग्ज़ाम है, यूपीपीसीएस जो एग्ज़ाम है, अगर यहाँ पे अगर 30-30 क्वेश्चन अगर आते हैं ना जनरल साइंस से, अगर तो इस बुक से गारंटी है कि 25 से 27 क्वेश्चन जो है यहीं से आएगा आपका। ठीक है, तो इस बुक से जो जनरल साइंस से है 25 से 27 क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो इस बात की आप इंश्योरिटी रखें, क्योंकि ये सारे जो क्वेश्चन है थ्योरीज दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है वेव मोशन, तो इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से एंड इसको क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आप नोट्स बना लेना, शॉर्ट नोट्स, क्योंकि वो काफ़ी हेल्पफुल है आपके लिए। दोस्तों, ये आपको थ्योरी दिया हुआ है, लेकिन क्या है कि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें बहुत सारे समझ में नहीं आएगा या फिर कन्फ्यूजन होगा। तो मैंने इसको सॉर्ट करने के लिए काफ़ी जो है अपने लैंग्वेज में चीज़ों को अच्छे से बना के लेके आया है, और आपको दिखा भी दिया है कि आपको जहाँ से लिखना होगा, पढ़ना होगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले मैंने क्या यहाँ पे अपना लिख के लेके आया है, तो उसी को मैं थोड़ा बहुत समझा दूंगा, ताकि जो आपको एक ब्रॉड माइंड जो है एक बेस बन जाएगा, तो वो सारी चीज़ें हो जाएगी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेव के बारे में। वेव क्या होता है, आपने जब स्कूल लेवल में पढ़ा होगा तो वो सारी चीज़ें के सीधा पढ़ लिया होगा कि वेव क्या है, एक वेव डिस्टर्बेंस है, या फिर क्या करता है कि वेव एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। क्या करता है, एक एनर्जी सोर्स से दूसरी एनर्जी सोर्स में क्या करता है, वेव एनर्जी ट्रांसफ़र करता है विदाउट, क्या करता है, विदाउट मैटर के शेयर किए हुए, मतलब जो शेयरिंग का जो मीडियम है उसको वो क्या करता है, चेंज नहीं होता है, मतलब उसके विदाउट मैटर के ट्रांसफ़र किए ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो रहा है। मतलब सोर्स क्या है, फिक्स है, वो अपनी लोकेशन से मूव नहीं कर रहा है, वो कहीं और नहीं जा रहा है, उसके ही द्वारा क्या कर रहा है, एनर्जी का ट्रांसफ़र हो रहा है। और ये क्या है, एक तरीके का डिस्टर्बेंस है। डिस्टर्बेंस कैसे, जैसा कि आप नदियों में क्या एक अगर कुछ गिट्टी या कुछ फेंकते हो, है ना, तो ये क्या बनता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है, तो वो भी क्या है, एक वेव है। तो वेव क्या करता है, ट्रेवल करता है किस चीज़ के थ्रू, किसी ना किसी मीडियम के थ्रू, और उसके मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। वेव है क्या, एनर्जी ट्रांसफ़र करने का एक क्या है, वेव एक डिस्टर्बेंस है, जिसके लिए एक क्या होती है, मीडियम की आवश्यकता होती है। और वेव क्या करता है, एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है बिना मीडियम के, मैटर के ट्रांसफ़र किए ही, या फिर मास के ट्रांसफ़र किए। तो वेव जो है जनरली दो तरीके के होते हैं, एक होता है मैकेनिकल वेव एंड एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दोनों को देखेंगे कि इसमें क्या क्या डिफरेंसेस है और चीज़ें क्या क्या है। तो सबसे पहला जो है वेव्स जो है मैकेनिकल वेव, तो ये क्या करता है, ओसिलेट करता है अपनी ही जो लोकेशन में है, क्या करता है, ओसिलेट करता है या वाइब्रेट करता है। तो इसी के थ्रू क्या करता है, ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करता है। एंड जो है इसमें क्या, जो एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए जो मटेरियल है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो वो जो जिस मीडियम के थ्रू जो जाएगा, तो मटेरियल का क्या होगा, मटेरियल मूव नहीं करेगा, वहीं पे क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा और एनर्जी को ट्रांसफ़र कर देगा। और ये इसका जो एनर्जी का जो प्रोपेगेशन का जो डायरेक्शन होगा, प्रोपेगेशन का एनर्जी का डायरेक्शन होगा, कभी क्या होगा कि वेव दो तरीके के होते हैं मैकेनिकल वेव, तो दोनों में थोड़ा अलग हो जाता है। तो
ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो क्या होता है कि जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं, तो इस वेव को आप ऐसे समझ सकते हैं जैसा कि आप कहीं पे एक रस्सी को बांध लिए हो, ठीक है, एक एंड पे, और रस्सी को दूसरे एंड में टाइट करके जो झटका रहे हो, ठीक है, तो ऐसी एक जो है ऐसी फिनोमेना होगी, ऐसा होगा। तो ये क्या है, एक जो दिखा रहा है ये ट्रांसवर्स वेव को दिखा रहा है। तो ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है कि ऑसिलेशन का जो डायरेक्शन है वो जो परपेंडिकुलर होगा किसका, एनर्जी ट्रांसफर होने का। ये जो है ऐसे क्या है, एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, और ये क्या है, ये ऑसिलेशन होने का है। तो ये ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, ये ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, तो दोनों क्या है, ट्रांसफर है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जब दो भी इस टाइप के दो आप जो देखते हो, ऐसे क्या है, ये एनर्जी ऐसे ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो साइकिल है, इसको ये पूरा एक साइकिल हो जाता है। या फिर आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो कहोगे, ये फिर पूरा एक साइकिल हो जाता है। और इन दोनों के बीच में जो लेंथ है, इसको बोलते हैं वेवलेंथ, इसी को बोलते हैं वेवलेंथ। और ऊपर वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रस्ट, CREST, क्रस्ट। एंड नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, TROUGS। तो ये चीज़ें हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखना जरूरी है। और ये जो है जो वेव के जो डायरेक्शन है, उससे लेकर के जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहाँ तक, जो क्रस्ट या टफ तक, तो वहाँ पे जो वेव परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो ये सारी चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है कि एम्पलीट्यूड, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड जो है ये पूरा एक साइकिल यहाँ से लेकर यहाँ तक का, एंड ये वेवलेंथ हो गया एक साइकिल के बीच की दूरी, एंड जो है डायरेक्शन ऑफ फ्लो है ये, एंड ये क्रेस्ट, एंड ये ट्रॉ। तो है ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलता है। और जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या हो जाता है कि ये जो है हमेशा मैकेनिकल वेव होगा, लेकिन ट्रांसवर्स वेव में क्या है, ये हमेशा कुछ जो वेव है जैसा कि स्लाइट वेव है, तो ट्रांसवर्स वेव भी है और वो मैकेनिकल वेव भी है। लाइट वेव जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है और ट्रांसवर्स वेव भी है। तो वो सारी चीज़ भी जो है देखने के लिए मिलता है। लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव जो भी है, तो वो सारे क्या हो जाएगी, ये हमेशा क्या होगी, मैकेनिकल वेव होगा। और इसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ये सॉलिड, लिक्विड एंड गैस किसी से भी पास कर सकता है। लेकिन जो ट्रांसवर्स वेव है, इसको पास करने के लिए इलास्टिक मटेरियल होना जरूरी होता है। इलास्टिक सॉलिड हो जाएगा या फिर लिक्विड हो जाए जिससे वो पास करे। लेकिन गैसेस से पास नहीं होता है, कौन, ट्रांसवर्स वेव, गैस से पास नहीं होगा। एंड जो है लाइट एक ऐसी वेव है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है एंड ट्रांसवर्स वेव भी है। और जो इसका एग्जांपल सबसे पहले क्या है ट्रांसवर्स वेव का, एक तो क्या हो गया आपका स्ट्रिंग, रस्सी, जो आप रोप जो है आपका, वो पहला। एंड दूसरा जो एग्जांपल है वाटर सरफेस, जो आप देखते हो वाटर सरफेस। तो ये दोनों एग्जांपल है, इसको ध्यान रखेंगे ट्रांसवर्स वेव में। तो लॉन्गिट्यूडिनल वेव में क्या चीज़ें कि ये हमेशा मैकेनिकल वेव होगा। सेकंड कि ये सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी मीडियम में ट्रेवल करेगा। इसके लिए मीडियम तीनों मीडियम में ट्रेवल करता है, लेकिन ट्रांसवर्स वेव तीनों मीडियम में ट्रेवल नहीं करता है, गैसेस में ट्रेवल नहीं करता है। और जो है इसका जो डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन होगा, वो इसमें ट्रांसवर्स वेव में क्या होता था, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या परपेंडिकुलर होता था। लेकिन इसमें जो है लॉन्गिट्यूडिनल वेव में ट्रांसवर्स वेव का जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है परपेंडिकुलर नहीं होगा, या तो सेम होगा, अगर ऐसा जा रहा है उसका डायरेक्शन, तो या तो इस डायरेक्शन में होगा या तो इस डायरेक्शन में होगा। मतलब या तो सेम डायरेक्शन में होगा या फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा प्रोपेगेशन के। तो ये इसमें किस चीज़ में देखने के लिए मिलता है, ये सारा जो है इसका ऑसिलेशन जो है आप देखने मिलता है आपको। एक स्प्रिंग देखते होंगे आप, ये कहीं कहीं ऐसा देखते हैं आप, या फिर कहीं कहीं ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे बहुत आसपास जो है ये जो स्पाइरल वाला जी चीज़ें दिखता है, ये कंप्रेशन कहलाता है। कंप्रेशन मतलब एक दूसरे को क्या कर रहा है, कंप्रेस कर रहा है। और जो ये दूसरा वाला जो है ये एक्सटेंशन कहलाता है, एक्सटेंशन। तो कंप्रेशन और एक्सटेंशन क्या है, स्प्रिंग में देखने के लिए मिलता है आपको। तो स्प्रिंग्स पहला एग्जांपल हो गया। तो क्या है, कभी ऐसा इसमें क्या देखने के लिए मिलता है, इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, कभी इस डायरेक्शन में। तो ये चीज़ें है देखने के लिए मिलता है आपको। इसको ट्रेवल करने के लिए क्या मीडियम की आवश्यकता होती है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में ये ट्रेवल कर सकता है। कौन सी वेव, लॉन्गिट्यूडिनल वेव। एंड जो है साउंड वेव के बारे में क्या है,
बेस्ट एग्जांपल ये समझेंगे आप साउंड वेव के बारे में कि जो है ये एयर में भी इजीली क्या करता है, ट्रेवल करता है, और ये फ्लूइड में भी ट्रेवल करता है, एंड सॉलिड में तो करता ही है। नाउ ये सिर्फ जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव कहाँ कहाँ जो साउंड बिहेव करेगा, एयर में एंड फ्लूइड में। लिक्विड में देखेंगे कि जो आप लिक्विड में देखते हो तो क्या करता है, जब कुछ लिक्विड में जो है, लिक्विड दो तरीके की चीज़ें बिहेव करती है। सबसे पहला जो है सरफेस में क्या बिहेव करता है, लिक्विड के लिए देखा था कि क्या करता है लिक्विड, पानी में आप जो पत्थर फेंकते हो तो क्या बिहेव करेगा, पहला जो है अपर सरफेस जो है वो ट्रांसवर्स वेव जैसा बिहेव करेगा। लेकिन जो इनसाइड सरफेस है उसका जो इनसाइड जो सरफेस होगा, ये लेयर मान ली अपर है, तो ये जो इनसाइड जो ये सरफेस है तो ये बिहेव करेगा आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह। तो एक बार फिर से देख लेते हैं, एक बार रिकॉल में कि दोनों वेव में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सबसे पहला कि वेव दो तरीके के, एक मैकेनिकल वेव एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो मैकेनिकल वेव दो तरीके के होते हैं, ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। और जो ट्रांसवर्स वेव होते हैं तो उसका जो ऑसिलेशन का जो डायरेक्शन होता है, एनर्जी के ऑसिलेशन का जो डायरेक्शन होता है तो उसके परपेंडिकुलर होता है। लेकिन जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव में परपेंडिकुलर नहीं होता है, उसी के डायरेक्शन में होता है या फिर अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और जो ट्रांसवर्स वेव में है, सॉलिड लिक्विड में ट्रेवल कर सकता है ये, एंड जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव सॉलिड लिक्विड गैस सब में ट्रेवल कर सकता है। तो एग्जांपल याद रख लेंगे कि ट्रांसफर वेव में कौन सी एग्जांपल, स्ट्रिंग की एग्जांपल, एंड जो है वाइब्रेशन किसमें, रोप में होगा स्ट्रिंग की वजह से। एंड जो दूसरा एग्जांपल वाटर सरफेस, जो अपर सरफेस है तो वो क्या बिहेव करेगा, ट्रांसफर वेव, लेकिन नीचे वाला क्या करेगा, लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो इसका एग्जांपल देखेंगे, स्प्रिंग सबसे पहला, एंड वाटर सरफेस के जो डाउन नीचे वाला जो पार्ट होगा सरफेस से नीचे वाला तो वो बिहेव करेगा लॉन्गिट्यूडनल वेव की तरह। तो ये सारे एग्जांपल। और जो है लाइट जो बिहेव करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है लाइट एंड ट्रांसफर वेव भी है। तो ये वाले क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत सारे एग्जाम में, तो ये आपको पता होने चाहिए। नाउ कि जो है वेव में टाइम पीरियड होता है कि एक साइकिल को जहाँ पे रिपीटेशन हो रहा है चीज़ों तो वहाँ पे टाइम पीरियड को डिफाइन करते हैं, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। ठीक है, एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के बाद जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। और जो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो टाइम पीरियड का जो है क्या होता है, उसका रेसिप्रोकल या फिर उसका रिवर्स कह सकते हो, या फिर आप उसको देख सकते हैं कि नंबर ऑफ अकेरेंस ऑफ रिपीटिंग इवेंट पर यूनिट टाइम। जो पर यूनिट टाइम में जो है रिपीटेशन होगा, रिपीटेशन जितनी ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाता है, 1 बाई टाइम पीरियड। तो यहाँ पे जो है वेव स्पीड निकाल सकते हो, वेव स्पीड क्या होगा, स्पीड मान लेते हो आप भी मान लेते हो, तो क्या होता है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो ये फॉर्मूला आपको याद रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको ये देखने के लिए मिलेगा कि फ्रीक्वेंसी एंड जो है वेवलेंथ क्या एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्योंकि दोनों क्या है मल्टीपल में है, तो फ्रीक्वेंसी बराबर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई लैम्डा हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखने के लिए मिलता है। एंड जो है एक काम की चीज़, कॉस्मिक वेव क्या होता है, तो कॉस्मिक वेव क्या है कि बेसिकली ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी नहीं होता है कॉस्मिक वेव, क्योंकि इसमें क्या होता है चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में कोई चार्ज पार्टिकल नहीं होता है, और जो कॉस्मिक वेव जो है काफ़ी शॉर्ट वेवलेंथ के वेव होते हैं, एंड हाईली एनर्जेटिक जो है चार्ज पार्टिकल होता है कॉस्मिक वेव में। और जो सन के रेडिएशन से है तो उन सारी चीज़ों से क्या कॉस्मिक वेव जनरेट होता है। तो अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या चीज़ें जो है काफ़ी स्पेशल हमें जानने की ज़रूरत है। जो भी लाइट है तो वो सारे क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, जैसा कि एक्सरे हो गया, लाइट हो गया, रेडियो वेव हो गया, ये सारे क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या है कोई चार्ज नहीं है, ना ही कोई मास है, तो उसमें क्या हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में वो क्या हो जाएगा, वो उसमें डेविएट नहीं होगा, क्योंकि उसमें क्या है ना ही चार्ज है ना कुछ है, तो वो क्या है वहाँ पे डेविएट नहीं होगा, वहाँ पे कोई उसका इफेक्ट नहीं होगा। और जो है ये इसका जो वैक्यूम में जो होगा, ये सारी जितनी भी लाइट है ना मैग्नेटिक वेव में जितनी भी लाइट आएंगी, जो वैक्यूम में है सबकी स्पीड किसके, जो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होगा। सबकी स्पीड किसके, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो है सबके लाइट स्पीड क्या होगा, बराबर होगा। कब, जब वो वैक्यूम में होगा सारे वेव। तो लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा,
लेमडा बढ़ेगा तो एनर्जी घटेगा, लेमडा अगर सबसे कम होगा तो एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें, और जो है इसमें जो है चार्ज पार्टिकल या फिर कुछ नहीं होता है, तो ये नॉट अफेक्टेड इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक वेव, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेव में इफेक्टेड नहीं होता है। तो देखते हैं कि अलग अलग जो वो सारे जो है वेव्स हैं हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उनके बारे में देखते हैं और उनके थोड़े बहुत यूज़ देख लेंगे। सबसे पहला जो है कि गामा रेज, जो हम जो है लाइट के स्पेक्ट्रम में देखते हैं डिफरेंट कलर को, कैसे देखते हैं कि गामा रेज देखते हैं, एक्सरे देखते हैं, इंफ्रारेड देखते हैं, विजिबल लाइट देखते हैं, ठीक। उसके बाद इंफ्रारेड, ये था अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट एंड इंफ्रारेड, एंड उसके बाद क्या है माइक्रोवेव एंड ये लॉन्ग रेडियो वेव। तो ये सारे क्या है एक स्पेक्ट्रम है लाइट का, तो ये अलग अलग सबका क्या वेवलेंथ है। तो इधर आओगे आप तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे नीचे आने पे डाउन जाने पे वेवलेंथ बढ़ रहा है, तो वेवलेंथ बढ़ेगा तो क्या होगा, एनर्जी घटेगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो है रेडियो वेव का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है एंड जो है गामा रे का सबसे कम वेवलेंथ है। तो है इनके जो खोज किए कुछ तो वो सारी चीज़ें कुछ याद रखना है। जैसा कि एक्सरे का खोज किसने किया, विलहेल्म रॉन्गटेंग, तो एक्सरे की खोज को याद रखेंगे। गामा रेज का है हेनरी बेकुरेल एंड पॉल विलार्ड, जो है गामा रेज का खोज किया। एंड जो अल्ट्रावायलेट रेज का खोज किसने किया, जोहान रिटर। एंड जो इंफ्रारेड जो है इसकी खोज किसने किया, विलियम हर्सेल। और जो है माइक्रोवेव या फिर जो है शॉर्ट रेडियो वेव जिसको कह सकते हो आप, हेनरिच हर्ट्ज ने खोज किया। एंड जो लॉन्ग रेडियो वेव जो है इसको मार्कोनी ने खोज किया। तो ये सारे, तो नीचे में क्या होगा, जो रेडियो वेव की सबसे ज़्यादा क्या होगी वेवलेंथ होगा 10⁵ के रेंज में मीटर में। एंड जो है गामा रेज का सबसे कम होगा 10⁻⁻14 टू 10⁻⁻10 की मीटर के रेंज में नेगेटिव में। तो इनकी यूज़ को देख लेंगे कुछ चीज़ें जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड जो वो क्वेश्चंस में भी आपको सीधे डायरेक्ट मिल जाएंगे। तो सबसे पहला गामा का यूज, गामा रेज का जो यूज़ किया जाता है कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर होता है। इस पेनेट्रेटिंग पावर के तहत क्या किया जाता है, रेडियोथेरेपी किया जाता है। कि इसमें कैंसर जो पेशेंट होते हैं, जो कैंसर सेल होता है, तो उनको उनमें यूज़ करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, कैंसर सेल को किल करने के लिए गामा रेज का यूज़ किया जाता है। जन जो एक्सरे जो है इसको यूज़ किया जाता है कि इसमें बहुत सारे मेडिकल जो इंडस्ट्री है, तो फील्ड ऑफ मेडिकल के इसमें यूज़ किया जाता है एक्सरे को। जबकि यूवी रेज है अल्ट्रावायलेट जो रेज है इसका यूज़ देखते हैं कि इसका भी यूज़ काफ़ी क्या किया जाता है, हॉस्पिटल्स में किया जाता है। हॉस्पिटल के यूज़ में यूवी लैम्प के रूप में, स्टेरलाइज सर्जिकल इक्विपमेंट के रूप में यूज़ किया जाता है यूवी का। एंड जो है ऑपरेशन थिएटर में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों क्या है आपको थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा। फूड एंड ड्रग्स कंपनी यूज़ करता है यूवी रेज को। एंड जो है विटामिन डी जो है प्रोड्यूस कहाँ से होता है, बॉडी को जो आपको जो सनलाइट से मिलता है, तो ये विटामिन डी यहीं से मिलता है, अल्ट्रावायलेट रेज से ही। तो विटामिन डी कहाँ से, अल्ट्रावायलेट रेज से। और इसकी जो है वेवलेंथ किस रेंज में, 10⁻⁻7 मीटर के अराउंड के रेंज में ही है। और 9 विजिबल क्या है, लाइट के बारे में तो आपको पता ही है, जो आप विबजोर जो 7 कलर है ये देख पाते हो, ये है विजिबल लाइट। तो आप जो अपनी आंखों से देख सकते हो। इसकी जो है विजिबल लाइट का जो देखेंगे 4000 एंगस्ट्रम से लगभग 7800 एंगस्ट्रम के बीच में होता है इसका जो है वेवलेंथ। तो ये याद रखना ज़रूरी है। जो इंफ्रारेड जो है रेज उसके यूज़ में कहाँ, तो इस चीज़ को देखेंगे कि आपको जो है टीवी के यूज़ में बहुत सारा ये तीनों मिल जाएगा। कहीं इंफ्रारेड मिलेगा, कहीं रेडियो मिलेगा, और कहीं जो लॉन्ग रेडियो वेव मिलेगा। तो इसको बहुत तरीके से मतलब प्रिकॉशंस के साथ आपको चीज़ें देखना पड़ेगा। तो सबसे पहला जो है टीवी वेव जो है इसका इंफ्रारेड जो है रेज का जो यूज़ देखेंगे। सबसे पहला जो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो हीटिंग होता है, जो हीटिंग पावर, जो आपका फ़ोन जो हीट हो जाता है, तो इंफ्रारेड रेज के कारण ही फ़ोन हीट होता है आपका। एंड जो दूसरा जो है
आपका जो नाइट विजन जो कैमराज में जो यूज़ किया जाता है, या फिर जो हमारे जो सोल्जर्स जो अपने नाइट विजन जो कैमरा लगा के जो अपना टारगेट जो ढूंढते हैं, तो उसमें भी यूज़ किया जाता है इंफ्रारेड रेज का। एंड जो टीवी रिमोट कंट्रोल में है, जो टीवी रिमोट कंट्रोल, यहाँ पे टेलीविज़न रिमोट कंट्रोल की बात हो रहा है, उसमें यूज हो रहा है किसका, इंफ्रारेड का। एंड जो है माइक्रोवेव का जो देखेंगे सबसे पहला कि माइक्रोवेव का यूज किया जाता है रडार में यूज किया जाता है माइक्रोवेव का। एंड जो है रेडियो वेव्स का भी इसमें रडार में ही यूज किया जाता है। माइक्रोवेव्स और रेडियो वेव्स क्या है, एक दूसरे के सिमिलर ही जो है वेवलेंथ वाली चीज़ है। एंड जो है लॉन्ग रेडियो वेव जो हो जाएगा वो काफ़ी फिर उसकी क्या हो जाएगी, वेवलेंथ हो जाएगी। और जो बहुत सारा जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करती है, इमिट करता है रेडियो वेव। एंड जो है लॉन्ग रेडियो वेव देखेंगे तो इसकी वेवलेंथ क्या है, लगभग 1 मीटर से लेकर के 10⁴ मीटर तक। तो इसका यूज हो ट्रांसमिशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविज़न प्रोग्राम्स। टेलीविज़न प्रोग्राम में किस चीज़ के लिए, रेडियो एंड टेलीविज़न जो प्रोग्राम होता है उसमें क्या ट्रांसमिशन के लिए यूज़ कर रहे हैं किसका, लॉन्ग रेडियो वेव का। तो ये सारे क्या थे, थ्योरी ट्राई किया है बार बार रिपीट करने का, ताकि जिसको आपको जो है चीज़ों को रिपीटेशन से ही आपको चीज़ें याद होगी। तो ये क्या है, आपको बहुत टाइम से आपको परेशान होना पड़ेगा इन सारी चीज़ों के लिए। तो आप जब क्वेश्चंस को थोड़े अच्छे से लगा लेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव में हमने क्या क्या देखा था, जो साउंड वेव है वो क्या है, मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव में दो तरीके के वेव थे, एक था ट्रांसवर्स और एक था लॉन्गिट्यूडनल। तो जो मैकेनिकल जो ये है साउंड वेव, ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। बाकी जो रेडियो वेव, लाइट वेव, ये एक्सरे, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, डिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, एन एग्जाम्पल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो ये है पहला रेडियो, साउंड वेव हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल, एक्सरे और गामा रे। ये जिन्हों है साउंड, रेडियो वेव्स, एक्सरे और गामा रे क्या हो जाएगा, ये सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं। तो आगे बढ़ते हैं कि तीसरा नंबर क्वेश्चन, साउंड वेव इन एयर इज। साउंड वेव जो है एयर में तो कैसा है, तो लॉन्गिट्यूडनल ही है वो। एंड जो फोर्थ नंबर, इन सितार विच टाइप ऑफ साउंड वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस। सितार जो है वो पहला जो आप सितार बजाते हो उसमें क्या होता है, बहुत सारे वायर रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा, वायर से एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग में कैसे कौन सी वेव आपको सुनाई देता है, क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है, ठीक। लेकिन जब है वो सिर्फ साउंड उसके वजह से नहीं होता है, और जो पूरा जो है उसका सिस्टम है सितार का, तो उसमें भी वाइब्रेशन होता है, तो उसकी वजह से भी सुनने मिलता है। तो क्या है कि वहाँ पे स्टेशनरी एंड ट्रांसवर्स दोनों मिलता है, तो डी वाला ऑप्शन मिल जाएगा आपका। 4 नंबर एंड 5, लॉन्ग रेडियो वेव्स आर रिफ्लेक्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर ऑफ अर्थ सरफेस। जो लॉन्ग रिफ्लेक्टेड वेव जो है, यहाँ जो है आयनोस्फीयर है, यहाँ पे आयंस होते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, रिफ्लेक्ट होता है। तो वहाँ पे क्या आयनोस्फीयर में ये आयंस होते हैं, तो इसके द्वारा रिफ्लेक्ट होते हैं। 6 नंबर, वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ सरफेस। फिर से वही बात, जो रिफ्लेक्ट किससे होता है, आयनोस्फीयर से रिफ्लेक्ट होता है। 7 नंबर, Which of the following atmospheric layer is responsible for deflection of radio wave। मतलब रेडियो वेव का डिफ्लेक्शन के लिए कौन सी क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा। सबसे पहला क्या होगा, ये है आयनोस्फीयर है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसमें क्या आयंस होते हैं। एंड जो 8 नंबर, वेव्स of ultra high frequency UHF range normally propagates by means of। तो ये जो है स्पेस वेव जो होते हैं उसमें ये प्रोड्यूस होता है। 9 नंबर,
विच वेव्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम से कौन सी वेव ट्रांसमिट नहीं हो सकती। साउंड जो है, साउंड को वेव कर पास करने के लिए कोई ना कोई मीडियम की आवश्यकता होती है, सॉलिड हो, लिक्विड हो या फिर गैस हो। बिना कोई मीडियम या फिर वैक्यूम में साउंड आपको सुनाई नहीं देगा। तो लाइट दिखाई देता है वैक्यूम में, हीट भी आप समझ सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक चीज़ें भी देख सकते हैं, जो है आपको साउंड के लिए रिक्वायरमेंट होती है। नाउ 10 नंबर क्वेश्चन, रेडियो वेव्स बेंड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। रेडियो वेव्स में क्या है, रेडियो वेव्स बेंड नहीं होता है, वहाँ पे क्या है, आयन्स वगैरह नहीं है रेडियो वेव में, तो जो है मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा, बेंड नहीं होगा। रेडियो वेव क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक, अब दूसरा कह रहा है रीजन, रेडियो वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सही है, तो ये डी नंबर ऑप्शन। 11 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि कॉस्मिक रेज क्या है, आर चार्ज पार्टिकल, आर अनचार्ज पार्टिकल। कॉस्मिक रेज क्या है, सन से जो रेज निकल रही है कॉस्मिक वेव, चार्ज पार्टिकल होती है, लेकिन ये क्या अनचार्ज पार्टिकल नहीं है। कैन बी चार्ज एज वेल एज अनचार्ज, ये गलत है, तो यह क्या है, चार्ज पार्टिकल है कॉस्मिक रेज। काफ़ी शॉर्ट वेवलेंथ वाली जो रेज होती है उसको कॉस्मिक वेव में। और कॉस्मिक वेव जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव है वो क्या है कि वो चार्ज पार्टिकल्स नहीं होता उसमें। अब 12 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट कॉस्मिक रेज। कॉस्मिक रेज के लिए कौन सा सही नहीं है, तो सबसे पहला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो तो है ही नहीं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दे आर वेरी शॉर्ट वेवलेंथ वाले, सही है। दे आर मेड ऑफ हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल, हाईली एनर्जेटिक चार्ज पार्टिकल होता है, सॉफ्ट वेवलेंथ होता है, और सन से ओरिजिनेट होता है, तो ये तीनों सही है, ये वाला गलत है। 13 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिक्वायर अ मीडियम, मतलब किसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जो रेडिएशन जो है हीट ट्रांसफर के 3 मीडियम होते हैं, कंडक्स क्या होते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, तो ये जो है रेडिएशन में मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। 14 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द एल्बिडो। एल्बिडो क्या होता है, जो रिफ्लेक्टिंग पावर होता है उसको रिफ्लेक्ट करने के लिए होता है, तो ये रिफ्लेक्टिंग पावर है। जो सनों में सबसे ज़्यादा क्या होता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करने की चीज़ें क्षमता होती है, एल्बिडो इफेक्ट होती है। 15 नंबर, व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट एंड सक्सेसिव ट्रॉप्स। तो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, आप वेवलेंथ बोलते हो, लैम्डा, तो बी नंबर, बी। 16 नंबर, द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जब कोई कंडीशन नहीं दिया जाए तो वैक्यूम में मानेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, मतलब लाइट की स्पीड के बराबर ही माना जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी, जो है 17 नंबर, विच वन इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, तो जो है सुपरसोनिक, ये एक्सरे है एग्जाम्पल, गामा रेज भी है, अल्ट्रावायलेट रेज भी है, और जो है सुपरसोनिक वेव्स ये एग्जाम्पल उसका नहीं है। देखिए सुपरसोनिक वेव किसको बोलते हैं, जो लाइट की स्पीड से जो जिसका भी स्पीड ज़्यादा होगा उसको बोलते हैं सुपरसोनिक। तो जो है ये गामा रेज, एक्स रेज एंड अल्ट्रावायलेट रेज तीनों क्या है, सुपरसोनिक वेव्स है, लेकिन सुपरसोनिक वेव्स क्या नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं है, तो इन चीज़ों को देखनेंगे। 18 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, जो सबसे नीचे कौन था, रेडियो वेव्स था, उसकी होती है। एंड जो 19 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स रेडिएशन हैज़ द मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम एनर्जी मतलब जिसकी वेवलेंथ सबसे कम उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा। तो वेवलेंथ किसकी कम थी सबसे ज़्यादा, गामा रेज की कम थी देन एक्सरे की। तो आप जो उस लिस्ट में देखेंगे तो रेडियो वेव्स की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा थी, फिर माइक्रोवेव्स, तो अब सबसे कम वेवलेंथ किसकी थी, गामा रेज की एंड एक्स रेज की। तो गामा रेज नहीं है यहाँ पे, तो एक्स रेज के साथ जाएंगे, एक्स रेज का ऑप्शन है। 20 नंबर, माइक्रोवेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी का जो लेवल होता है 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर के 300 गीगाहर्ट्ज तक का होता है, किसकी, माइक्रोवेव्स की फ्रीक्वेंसी।
21 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल। जो क्रिस्टल होता है उसको डिटरमाइन करने के लिए किसका यूज़ किया करते हैं? एक्सरे जो है क्रिस्टलोग्राफी, उसमें एक्सरे का यूज किया जाता है। 22 नंबर, अ रडार विच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ एनिमी एयरक्राफ्ट। एनिमी एयरक्राफ्ट को डिटेक्ट करने के लिए कौन सी चीज़ का यूज़ करते हैं? रेडियो वेव्स का यूज़ किया जाता है। 23 नंबर, व्हेन देयर इज अ डिप्लेशन ऑफ ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है? डिप्लेशन का, ओजोन का डिप्लेशन हो रहा है। द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन स्ट्राइकिंग द अर्थ सरफेस विल बी। तो ये किस रेंज में हो जाएगा? तो सबसे पहला जो होता है कि जो है ये यूवी रेज जो है उससे स्ट्राइक करता है, अल्ट्रावायलेट रेज, तो उसकी रेंज जो है लगभग के 10⁻⁷ के रेंज में होता है, मीटर के में। आप लिस्ट में देख सकते हैं यहाँ पे। ये तो वही जो है ओजोन डिप्लेशन लेयर है, तो वहीं पे देखने के लिए मिलता है। तो आप एक चीज़ यहाँ पे ये समझ लेंगे कि जो यू भी है, अल्ट्रावायलेट जो रेज है, ये 3 तरीके के होते हैं, ए बी सी। ए जो है ये हमारे अर्थ तक पहुँचता है, और बी रेयरली कुछ अमाउंट तक पहुँचता है, और सी नहीं पहुँच पाता। जो बी के कारण है जो है कैंसर होता है, और ये जो सी है बहुत ज़्यादा क्या होता है? हार्मफुल होता है। और जो ए से ही जो है आपको जो अर्थ जो में पहुँचता है, ए वाला रेडिएशन ही पहुँचता है। और जो है बी वाला जो है ऑलमोस्ट पूरा क्या होता है? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके द्वारा? ओजोन लेयर के द्वारा। और जो सी वाला पूरा क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया जाता है ओजोन लेयर के द्वारा। तो ओजोन डिप्लेशन जो है किसके द्वारा होता है? यूवी अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा। तो अल्ट्रावायलेट रेज का जो है आपका जो वेवलेंथ का जो रेंज है 10⁻⁷ की रेंज में होता है। 24 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेव्स आर यूज्ड इन नाइट विजन अपरेटस। नाइट विजन अपरेटस में या फिर हमारे जो सोल्जर्स होते हैं जो अपनी जो टारगेट को डिटेक्ट करने के लिए कौन से वेव्स का यूज़ करते हैं? इंफ्रारेड वेव का यूज़ कर रहे थे। एंड जो 25 नंबर, द वेव्स यूज्ड इन कॉमन टीवी रिमोट। कॉमन टीवी रिमोट में कौन सी वेव को यूज़ कर रहे हैं? वो भी इंफ्रारेड वेव्स का यूज़ किया जाता है। 26, विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड इन द रिमोट कंट्रोल ऑफ टीवी। तो वही इंफ्रारेड वेव का। 27 नंबर, विच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल टीवी कंट्रोल ऑफ टेलीविजन। तो इंफ्रारेड का ही। एंड जो 28 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज अ टीवी रिमोट कंट्रोल यूनिट यूज्ड टू ऑपरेट टीवी सेट। टीवी सेट को ऑपरेट करने के लिए कौन सा? तो ये तो क्या होगा? इंफ्रारेड होता। इंफ्रारेड यहाँ पे नहीं है, तो रेडियो वेव भी सिमिलर का यूज किया जाता है, तो रेडियो वेव हो जाएगा आपका। 29, वेव्स यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन आर। टेलीकम्युनिकेशन में कौन सी वेव्स का यूज किया जाता है? तो माइक्रोवेव जो है उसको टेलीकम्युनिकेशन में यूज किया जाता है। एंड 30 नंबर क्वेश्चन, एफएम सर्विस यूजेस द रेंज फ्रीक्वेंसी बैंड। जो इंडिया में जो यूज करते हैं एफएम सर्विस रेंज का, जो 88 टू लेकर के 108 मेगाहर्ट्ज का यूज करते हैं। 31 नंबर, स्टेशन रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट 30 मीटर बैंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर वेव ट्रांसमिट बाय द स्टेशन। मतलब फ्रीक्वेंसी मांग रहा है आपको, ये 30 मीटर आप वेवलेंथ एज्यूम कर लो, दिया हुआ है। तो क्या होता था फ्रीक्वेंसी? तो क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता था? सी स्पीड ऑफ लाइट अपॉन ये लैम्डा। तो सी कितना? 3 × 10⁸ अपॉन 30। तो आप इसको जब कैलकुलेट करोगे 10 × 10⁶ मेगा हेड्स, ये जो है 10 मेगा हेड्स आ जाएगा। तो कौन सी ऑप्शन हो गई? सी नंबर।
32. A layer in Earth atmosphere called आइनोस्फीयर फैसिलिटेट रेडियो कम्युनिकेशन। मतलब ये वाला रीजन देखना है कि आइनोस्फीयर जो है फैसिलिटेट कर रहा है रेडियो कम्युनिकेशन के लिए, तो कौन सी रीजन सही है? तो जो है फर्स्ट, द प्रेजेंस ऑफ ओजन कॉजेज द रिफ्लेक्शन ऑफ रेडियो वेव्स टू अर्थ। जो प्रेजेंस, ओजन का जो प्रेजेंस है तो उसके कारण क्या होता है? रिफ्लेक्शन हो रहा है रेडियो वेव्स का। तो आइनोस्फीयर क्या है? उसमें चार्ज पार्टिकल है और वो क्या कर रहा है? ये रिफ्लेक्शन करेगा ऐसा। तो ये गलत बात है ये चीज़, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेट रेडियो वेव्स है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, उसमें चार्ज पार्टिकल नहीं होता। और बी नंबर, रेडियो वेव्स हैव वेरी लॉन्ग वेवलेंथ। रेडियो वेव्स की लॉन्ग वेवलेंथ होती है, ये बात सही है, लेकिन इस कंटेक्स्ट में है जो है वो बातें गलत है। तो कौन सी आंसर हो जाएगी? डी, कोई भी सही नहीं है इस कॉन्टेक्स्ट में। 33. Television viewers using dish antenna to receive satellite signal do not receive signal during rain। मतलब जब बारिश होती है तो सैटेलाइट सिग्नल आपको नहीं मिलता है डिश टीवी में या फिर टेलीविज़न में। तो इसके कारण ये होता है, सब इसका जो रीज़न है, तो क्या होता है कि एंटीना काफ़ी साइज़ छोटा हो जाता है या फिर उसके लिए साइज़ को बड़ा लगाना पड़ेगा। तो पहला वाला सही है। ठीक, जो है रेन ड्रॉपलेट एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स, ये भी सही है। रेन ड्रॉप्स डिस्पर्स द एनर्जी ऑफ रेडियो वेव्स फ्रॉम देयर ओरिजिनल डायरेक्शन। तो क्या करेगा? जो रेन ड्रॉप जो है उसको डिस्पर्स कर देगा, जो ओरिजिनल जहाँ जाना होगा कहीं और चला जाएगा। तो ये चीज़ें तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ये आप डी के साथ जाएंगे। 34 नंबर, फॉलोइंग रेज आर यूज्ड इन द डायग्नोसिस इंटेस्टाइनल डिजीज। डायग्नोसिस इंटेस्टाइनल डिजीज में किसका यूज किया जाता है? तो वही फिर से एक्सरे का यूज किया जाता है। सीटी स्कैन इज डन बाय यूजिंग, किसके द्वारा यूज करके? सीटी स्कैन होता है, वो होता है आपका एक्सरे के द्वारा होता है। और जो सीटी स्कैन का फुल फॉर्म याद रख लेना आप कि कंप्यूटर टोमोग्राफी। सीटी स्कैन मीन्स कंप्यूटर टोमोग्राफी में किसका यूज होता है? एक्सरे का। 36 नंबर, Which of the following was invented by the Wilhelm Röntgen? विल्हेम रोंटजेन के द्वारा किसका खोज किया गया था? एक्सरे की जो खोज किया था किसने किया था? विलियम रोंटजेन ने किया था। तो दोस्तों ये रहे जो जितने क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लिया है। एंड आप इससे क्या करेंगे, एक बार देख लेंगे और जहाँ पे आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही होगी एक बार पॉज करके आप चीज़ें पढ़ लेना, फिर नोट्स बना लेना। शॉर्ट नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। देखने के लिए थैंक यू सो मच।